26 जुलाई 1943 की दोपहर मोहम्मद अली जना मुंबई में माउंट प्लेजेंट रोड पर अपने घर में कायम ऑफिस में काम कर रहे थे। एक अजनबी शख्स उनके दफ्तर में दाखिल हुआ और उनके सेक्रेटरी सईद अहमद सईद याकूब से कहा, मैं जिना से मिलना चाहता हूँ। सईद याकूब ने कहा कि जिना किसी से उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक उसने पेशगी वक्त न ले रखा हो। अगर तुम मुलाकात का मकसद बता दो, मैं तुम्हें मिलने के वक्त और तारीख से आगाह कर दूंगा। इस अजनबी शख्स ने उर्दू में कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। इतने में जिना किसी फाइल की तलाश में सेक्रेटरी के कमरे में आए तो उस शख्स को देखकर उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, ये कौन है और क्या चाहते हैं। सेक्रेटरी ने बताया, ये आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। इस पर जिना ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कागज पर लिख दीजिए, मैं उसे देखकर 1-2 दिन में मुलाकात का वक्त दे दूंगा। मुलाकाती ने इसी वक्त मुलाकात पर जोर दिया तो जिना ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए फौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकता। वो शख्स ये जवाब सुनकर बेभर गया। उसने एक जबरदस्त मुक्का जिना के जबड़े पर मारा और अपनी जेब से एक खुला हुआ चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया। उसका इरादा था कि जिना को कत्ल कर दिया जाए। हमलावर जवान आदमी था। उसने जोर लगाया और अपने हाथ को झुकाकर चाकू की नोक को जिना की ठोड़ी तक ले गया। जिना जख्मी हो गए। जाहिर है हमलावर उनकी गर्दन को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जिना की गिरफ्त की वजह से गर्दन के बजाय ठोड़ी में जख्म लग गया। इतनी देर में जिना और सईद अहमद सईद याकूब की मदद के लिए बंगले का चौकीदार शाह मोहम्मद भी शोर सुनकर अंदर आ गया। जिना साहब का ड्राइवर अब्दुल गनी भी अंदर आ गया। सब ने मिलकर हमलावर को दबोच लिया और उसका हथियार छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद अली जिना को ऊपर वाली मंजिल ले जाया गया, जहां फातिमा जिना भी मौजूद थी। आरजी मरहम पट्टी के बाद जिना खानदान के मुआलिज और पुलिस को इत्तला दे दी गई। थोड़ी देर बाद गामदेवी पुलिस स्टेशन के अंग्रेज इंस्पेक्टर विलियम जॉर्ज कैलबर्न अपने अमले के साथ जिना के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने जिना हाउस के मुलाजमीन की तहवील में मौजूद मुलजिम को अपनी हिरासत में लिया और मोहम्मद अली जिना का बयान खुद रिकॉर्ड किया। जिना पर इस कातिलाना हमले और मुकदमे की रोदात जिना के भांजे अकबर ए पीर भाई ने अपनी किताब जिना फेसेस एन असैसिन में कलमबंद की थी। पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ कि हमलावर का असल नाम मोहम्मद सादिक था। वो मजलिस एहरार और इत्तेहाद मिल्लत जमातों का रुकन रहा था। मौलाना जफर अली खान ने उनकी कारकर्दगी से खुश होकर उन्हें कॉमरेड का खिताब दिया था, जिसे तर्जुमा करके उन्होंने अपना नाम रफीक रख लिया था। साबिर उनका तखल्लुस था और वो मजंग लाहौर के रहने वाले थे। यूं उनका नाम रफीक साबिर मजंगवी मशहूर हो गया। बताया जाता है कि जब जफर अली खान मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये शख्स भी मुस्लिम लीग का रुकन बन गया। जफर अली खान ने उन्हें मुस्लिम लीग मजंग का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया। एक और रवायत ये भी बताती है कि रफीक साबिर मजंगवी का ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि खाकसार तहरीक से था। रईस अहमद जाफरी ने अपनी किताब कायदे आजम और उनका अहद में लिखा है कि ये वो जमाना था जब खाकसार मुस्लिम लीग और कायदे आजम के खिलाफ हमतन जहाद बन गए थे और उन्होंने यूनियनिस्ट से साजबाज, कांग्रेस से याराना और एहरार से मेल जोल शुरू कर दिया था और मुस्लिम लीग के खिलाफ एक महाज कायम कर दिया था। हेक्टर बुलिथियो ने अपनी किताब जिना मेमार पाकिस्तान में लिखा है कि 1943 की गर्मियों में कुछ दिन के लिए जिना के इन्हमाक में खलल पड़ गया। खाकसार जो अजल से उनके मुखालिफ थे अब दुश्मनी पर उतर आए और जून और जुलाई के महीने में उनके लिए अच्छा खासा खतरा बन गया। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जिना को बेशुमार खतूत लिखे जिनमें उन पर इल्जाम लगाया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का साथ ना देकर उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उनके पास कभी कभी एक दिन में 50-50 खतूत और पोस्ट कार्ड्स आ जाते जिनमें उन पर लानत भेजी जाती और उनमें कत्ल की धमकी भी दी जाती। ऐसे में 26 जुलाई 1943 का दिन आता है और रफीक साबिर मजंगवी जिना पर हमला कर देता है। रफीक साबिर मजंगवी 6 जुलाई को मुंबई आए, जहां उन्होंने हाजी इस्माइल हाजी हबीब ट्रस्ट के मुसाफिर खाने में कयाम किया। उन्होंने अपने असल कवाइफ छुपा लिए और अपना नाम मोहम्मद सादिक मौलाना उमरदीन बताया। उन्होंने मुंबई आने का मकसद अपने भाई की तलाश बताई और रजिस्टर में मोहम्मद सादिक के नाम से दस्तखत किया। उन्होंने 13 जुलाई तक मुसाफिर खाने में कयाम किया और अंजुमन खाकसारान मुंबई के दफ्तर में मुंतकिल हो गए। इस दफ्तर में उनकी पहली मुलाकात खालिद अख्तर अफगानी से हुई, जो उस वक्त खाकसारों के नायब हाकिम आला थे। रफीक साबिर ने उन्हें बताया कि वो खाकसार हैं और अलामा अनायतुल्लाह मशरकी का लिटरेचर फरोग करते हैं। उनके पास सुर्ख खाकसार बैज भी मौजूद था।
खाकी वर्दी भी उनके पास थी और अल्लामा साहब का फोटो भी हर वक्त उनके बटुए में मौजूद रहता था। जिन्ना उस जमाने में कराची और बलूचिस्तान के दौरे के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे, इसलिए रफीक साबिर के पास इंतजार के सिवा और कोई चारा न था। जिन्ना 23 जुलाई 1943 को मुंबई वापस तशरीफ लाए। रेलवे स्टेशन पर उनका इस्तकबाल करने वाले हजारों अफराद रफीक साबिर भी मौजूद थे। अगले रोज उन्होंने एक सियासी चाल के तहत कुदरतुल्लाह के नाम से मुस्लिम लीग की रुकनियत हासिल कर ली और फॉर्म को अपनी जेब में रख लिया। इसी दिन उन्होंने एक चाकू हासिल किया और इस्माइल दादा मियाँ की दुकान पर जाकर अपनी चाकू की धार तेज करवाई। 2 दिन बाद वो अपने मंसूबे के तहत जिन्ना की कयाम गाह पहुंचे और फिर जो कुछ हुआ उसका अहवाल आप सुन चुके हैं। जिन्ना पर कातलाना हमले का हिंदुस्तान भर में शदीद रद्द अमल आया। मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को एक वाज़े अंदाज में शाया किया और मजम्मती इदारिये भी तहरीर किए। सिंध के नामवर रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा भरकरी ने मशहूर सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को दिए गए एक इंटरव्यू में, जो उनकी किताब द ग्रेट लीडर जिल्द 2 में शामिल है, बताया कि जिन्ना पर होने वाले इस कातिलाना हमले की खबर सुनने के बाद सियासी रहनुमा GM सईद का बुरा हाल हो गया। ये खबर सिंध असेंबली पहुंची तो GM सईद सदमे से बेहोश हो गए। उन्हें पानी वानी डालकर होश में लाया गया। GM सईद होश में आए तो उन्हें बताया गया कि जिन्ना सलामत हैं और ये इत्तला गलत है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि GM सईद को उस जमाने में जिन्ना से कैसी अकीदत थी। खालिद अख्तर अफानी ने अपनी किताब हालात कायदे आज़म में लिखा है कि जिन्ना पर हमले की खबर बिजली की तरह पूरे इंडिया में फैल गई। अगले दिन अखबारात में अल्लामा मशरकी का एक बयान शाया हुआ, जिसमें अल्लामा साहब ने रफीक साबिर के मुतालिक लिखा कि वो खाकसार नहीं। खालिद अफानी लिखते हैं कि आज जबकि हम अल्लामा साहब के चुंगल से छुटकारा हासिल कर सके हैं, अब आकर मालूम हुआ कि रफीक साबिर के खाकसार होने के बावजूद अल्लामा साहब ने यह बयान क्यों दिया था। अगर उनमें सियासी बसीरत होती तो वो कह सकते थे कि ये एक फर्द का कसूर है और फर्द का कसूर जमात का कसूर नहीं हुआ करता। मगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल के तहत अल्लामा साहब भड़क उठे और फौरन कह दिया कि वो खाकसार नहीं। हालांकि उसके बाद अल्लामा साहब के बयानात से जाहिर होता है कि अल्लामा साहब को रफीक साबिर से गहरी हमदर्दी है। कातिलाना हमले में महफूज रहने के बाद जिन्ना ने फौरी तौर पर एक अखबारी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगरचे ये एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे कोई शदीद जख्म नहीं आया। मैं इस वक्त ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं मौजूदा तौर पर बच गया, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है कि ये बुज़दिलाना हमला एक मुसलमान ने किया था। 13 अगस्त 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एजाजी सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकत अली खान की दरख्वास्त पर जिन्ना की जिंदगी बाल बाल बच जाने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाए जाने का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग की जानिब से नवाब सदीक अली खान की क़यादत मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के नाम से एक रजाकार तंजीम कायम की गई और मोहम्मद अली जिन्ना की हिफाजत की जिम्मेदारी इस तंजीम के सपुर्द कर दी गई। 8 सितंबर 1943 को कातिलाना हमले के मुलजिम रफीक साबिर मजंगवी पर कातिलाना हमले के इल्जाम में मुकदमे का आगाज हुआ। इसमें खुद जिन्ना ने भी गवाही दी। इस मुकदमे के वकील इस्तिगासा सोमजी थे, जिन्होंने इस्तिगासा के गवाहान पेश किए और मुलजिम पर जेरा। खुद मुलजिम ने भी जिन्ना पर जेरा की और उनसे गैर मुतल्लिका सवालात पूछे। मसलन उन्होंने मुस्लिम लीग के सिलसिले में कितना रुपया वसूल किया और इसे कैसे खर्च किया, या उन्होंने जो सूट पहन रखा है वो कितने का है। मुकदमे की कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते जारी रही। 4 नवंबर 1943 को अदालत के सरबराह जस्टिस ब्लैकटन ने ज्यूरी के अरकान के इत्तेफाक से मुलजिम रफीक साबिर को मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमले का मुजरिम ठहराया और 5 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी।